आपका स्वागत भी करती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, नेता प्रतिपक्ष और भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और रोहतक के सांसद हम सबके नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक आरोप पत्र तैयार किया था और उस आरोप पत्र में जो समस्याएं उठाई गई थी उनका हिसाब कांग्रेस पार्टी ने मांगा है जनता की आवाज़ बनकर। तो उन पर तो मैं एक एक लाइन में सिर्फ बातचीत करूंगी कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्यों है। 37.4% और लगभग 15,000 युवा आत्महत्या कर चुके हैं हरियाणा में अब तक। देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है? क्योंकि यहाँ जीएसटी और राज्यों की अपेक्षा किसी भी वस्तु पर कम नहीं की गई है, जबकि अन्य राज्यों ने काफ़ी राहत दी हुई है। देश का सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा बन चुका है। 10 साल में 10,900 हत्याएं, 14,000 बलात्कार, 9,700 दलितों पर अत्याचार, किडनैपिंग में हरियाणा 3 नंबर पे है, रेप घटनाओं में 2 नंबर पे है, दलित के खिलाफ अपराध में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और ओवरऑल अपराध देखा जाए तो ओवरऑल अपराधों में हरियाणा नंबर 1 पे क्यों पहुंच गया है। घोटालों में हरियाणा नंबर 1 है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिसमें शराब घोटाला, माइन घोटाला, खाद घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, पेपर लीक घोटाला, परिवहन में डीजल घोटाला, खाद्य आपूर्ति विभाग में घोटाला, नगर निगम में घोटाला, भर्तियों में घोटाला। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी बनाई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि अपनी एजेंसी को काम दिया और सब कुछ गलत बना और वो गलत जानबूझ के बनवाया गया ताकि लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन काटी जा सके, लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड काटे जा सकें। इसी तरह दुनिया भर के पोर्टल हरियाणा सरकार ने लागू कर रखे हैं और जो टोटली जन विरोधी है, क्योंकि अधिकतर समय बहुत सारे पोर्टल काम ही नहीं कर रहे थे। अग्निवीर और कौशल रोजगार निगम के तहत पक्की नौकरियां सरकार ने खत्म कर दी हैं, सब कुछ ठेके पर दे रहे हैं। किसानों के लिए ये बहुत बुरा काल है, भाजपा का ये काल। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की, बॉर्डर पे बैठे रहे, एमएसपी आज तक मांग रहे हैं। इसी तरह दलितों और पिछड़ों के लिए भी बहुत बुरा काल है। नशे में पहले हमारा हरियाणा नंबर 1 नहीं होता था, लेकिन अब पंजाब को भी पीछे हरियाणा ने छोड़ दिया है। इसी तरह जो श्रमिक कॉलोनियां हैं, श्रम बस्तियां, इनके लिए भी हरियाणा सरकार ने 10 साल में कोई भी सुविधाएं दी नहीं है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मजदूरी में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि काम के घंटे बढ़ा दिए गए। पहले 8 घंटे थे हमारे टाइम में, अब 12 घंटे कर दिए गए हैं। इसी तरह शिक्षा तंत्र को भी हरियाणा सरकार ने बर्बाद करके रख दिया। 5,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं इन 10 साल में, और कितनी नई यूनिवर्सिटी बनी, कितने नए कॉलेजेस बने, ये तो सरकार ही जवाब देगी। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं का भी दिवालियापन देखने को मिल रहा है कि सरकारी अस्पताल सिर्फ एमएलआर काटने तक सीमित रह गए हैं। हर वर्ग पे लाठियां गोलियां चलाई है सरकार ने, चाहे वो गैस टीचर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरपंच हो,
चाहे वो आशा वर्कर हों, मिड डे मील वर्कर हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, जो भी अपनी मांगें उठाते हैं सरकार के समक्ष, कोई एजिटेशन करते हैं, तो उसका जवाब लाठी और गोलियों से देती है ये सरकार। इसी तरह अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारे समय में जो 70,000 करोड़ का कर्जा होता था, वो इनके समय में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से नीचे उतर चुकी है और जो इन्होंने 2014 और 2019 की घोषणाएं करी थी भाजपा ने, वो बिल्कुल खोखला नारा, खोखले स्लोगन साबित हुई हैं और सिर्फ चुनावी जुमले जो अमित शाह जी ने कहा था वही इनके घोषणा पत्र दोनों चुनावों के साबित हुए हैं। तो ये हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये जारी किया था। इसको लेकर हरियाणा मांगे हिसाब, इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इसको प्रिंट करवा के हम यहाँ लोगों के सिग्नेचर भी करवा रहे हैं और इसके माध्यम से हमारा, ऊपर करो ना इसका जनसंपर्क अभियान हमारा इसके माध्यम से हमने शुरू किया है, हरियाणा मांगे हिसाब। इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहूँगी, बल्लभगढ़ विधानसभा की हालत 10 साल में बदतर हो गई है। इतनी दयनीय स्थिति हमने कभी देखी नहीं। प्रशासन पूरी तरह से नाकारा हो चुका है। सत्ताधारी नेता जो मंत्री हैं संयोग से हरियाणा सरकार में, उनका बिल्कुल नकारात्मक और उदासीन रवैया है, जिसकी वजह से जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस गई है। शहर की हालत पे नज़र डालें तो इनके सारे जो झूठे दावे करते हैं उनकी पोल खुलती चली जाएगी और हर तरफ समस्याओं का अंबार लगा है। भ्रष्टाचार और घोटालों का यहाँ बोलबाला है और भाजपा नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, अपने होटल खोलने से फुर्सत ही नहीं है उनके पास। वो तो अपने होटल पर होटल खोले जा रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी का साम्राज्य बढ़ाए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं से कोई सरोकार हमारे यहाँ के विधायक मंत्री मूलचंद शर्मा जी को नहीं है। तो मैं जनता की समस्याओं को उठाकर जनता की तरफ से, बल्लभगढ़ की तरफ से, भाजपा नेताओं से, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगना चाहती हूँ कि 10 वर्षों में आपने झूठ बोल बोल कर जनता को उलझाए रखा, लाइनों में लगाए रखा, लेकिन अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और धरातल पर देखते हैं तो विकास के दावे बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। कहीं कोई विकास नज़र नहीं आता। आज पूरे शहर को कूड़े में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह कूड़ा कचरा आपको नज़र आएगा। यहाँ तक कि दशहरा मैदान को भी इन्होंने बख्शा नहीं। दशहरा मैदान में भी इन्होंने डंपिंग यार्ड बना दिया है। आप जाकर देखिए, सीवर की सिल्ट और बहुत सड़ा हुआ कूड़ा दशहरा मैदान में डाला जा रहा है। सामने ही हॉस्पिटल है, राधा नगर कॉलोनी है, मार्केट है और राजा नाहर सिंह का स्टैचू है, उसकी जड़ में डंपिंग यार्ड बना दिया। तो ऐसी दुर्दशा इस शहर की मैंने देखी नहीं थी पहले कभी। पूरे शहर की सीवर लाइनें जाम पड़ी हुई हैं। आप भी शहर के निवासी हैं, कोई एक कॉलोनी मुझे बता दीजिए जहाँ सीवर लाइन जाम नहीं है, चाहे वो नए सेक्टर डेवलप हुए हैं,
सेक्टर 64 है, 62 है, सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 का बहुत बुरा हाल है, बल्लभगढ़ की कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल है। और ये कहते हैं यहाँ के मंत्री और उनके भाई, जो मंत्री से भी बड़ा स्वयं को समझते हैं, कि ये तो किसी ने सीमेंट के कट्टे डाल के सीवर लाइनें ब्लॉक कर दी। तो आप किस मर्ज की दवा है? अगर आपके रहते हुए कोई सीमेंट के कट्टे डाल के सीवर लाइन ब्लॉक कर सकता है, अगर कोई शैतानी करेगा, किसी का इतना घटिया दिमाग होगा, कोई मानसिक रूप से बीमार होगा और वो ऐसा काम करेगा, तो एक मैनहोल को बंद कर देगा, 2 को बंद कर देगा, क्या पूरे शहर में हजारों मैनहोल जो जाम हुए पड़े हैं, क्या उन पे कोई सीमेंट के कट्टे डाल सकता है? तो इनकी दलीलों पे भी मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये इस तरह की दलीलें दे रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये इस तरह के वक्तव्य देते हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। अधिकतर जगह पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। अधिकतर जगहों पर किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं रेत वाला पानी है, कहीं काला पानी है, और बहुत सारी कॉलोनियों में सीवर लाइन और पानी की लाइन मिल गई है जो अडानी ने गैस पाइपलाइन के लिए खुदाई करी थी। उन्होंने भी बहुत सारी लाइनों को डैमेज किया है और उसको फिर ठीक नहीं किया। वो ठीक नहीं हुए आज तक। वो जगह जगह से सीवर और पानी की लाइन जुड़ गई है और घरों में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। खरीद कर लोग पानी पी रहे हैं और उसमें भी जो पानी की सप्लाई करने वाले लोग हैं वो भी बहुत बड़ा माफिया चल रहा है और इन्हीं के लोग हैं जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जिनसे पानी खरीद रहे हैं। ये उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पे पानी देने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने जो पानी की लाइनें डाली थी रेन्यूअल स्कीम के तहत, कई सौ करोड़ रुपया खर्च हुआ था, वो लाइनें डैमेज हो गई। 48 हमने मीठे पानी के बूस्टर लगाए थे, 1-1 लाख लीटर जिसमें पानी स्टोर हो सकता है, लेकिन ये नाकारा लोग उन लाइनों को भी रिपेयर नहीं कर पाए और उन मीठे पानी के बूस्टरों में कोई पानी नहीं आया। जो ट्यूबवेल खराब है उनकी रिपेयर करने कोई नहीं आता है। बिजली का कट ऐसे हो गया है जैसे कि हम एक बहुत ही पिछड़े हुए स्थान पे रहते हैं और हमें बिजली नहीं मिलनी चाहिए, जैसे हम बिजली पाने के लिए डिज़र्व ही नहीं करते हैं। कई घंटे के कट लगते हैं, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई छोटे बच्चे हैं। जीवन दुश्वार हो गया है इन बिजली के कटों की वजह से। बहुत सी जगहों पे लाइन लॉसेस हैं क्योंकि तार लटके हुए हैं, ट्रांसफार्मर पुराने हो गए हैं और टेलीफोन करे जाओ बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारियों को। मैं स्वयं भी फ़ोन करती हूँ, टेलीफोन ना कोई जेई उठाता है ना एसडीओ उठाता है। जब वो हमारे भी फ़ोन नहीं उठाते तो आम जनता के साथ क्या उनका व्यवहार होता होगा। और हमारे मंत्री जी सोए हुए हैं, होटल बनाने में व्यस्त हुए पड़े हैं। पूरे शहर में जल भराव की समस्या, जरा सी बारिश आती है पूरे शहर की सड़कें, पूरे शहर की गलियां डूब जाती हैं। उसके लिए भी भाजपा सरकार और उनके नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई योजना नहीं है जल निकासी की। इन्होंने जो सड़कें बनाई भी उनका भी लेवल नहीं इन्होंने ठीक किया, क्योंकि जब सड़क बनती है तो पुरानी सड़क को अच्छे से नीचे से खोदा जाता है और सड़क के लेवल को ठीक बनाया जाता है ताकि पानी की निकासी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इन्होंने बहुत सारी गलियां ऐसी बना दी कि सड़क ऊंची हो गई, घर नीचे हो गए और अब सड़क का पानी घरों के अंदर जा रहा है। दोनों साइड जो इंटरलॉकिंग टाइल लगनी थी वो इंटरलॉकिंग टाइल इन्होंने नहीं लगाई। उससे फ़ायदा ये होता कि पानी की सीपेज होती धरती में, बारिश के पानी की, लेकिन वो सीपेज नहीं हो रही और वो बारिश का पानी एज इट इज़ खड़ा हो जाता है। जब इंटरलॉकिंग टाइल नहीं लगी तो यहाँ के निवासियों ने
अपने घरों के आसपास, अपने मकानों की दीवारों के आसपास सीमेंटेड, वो जो कच्ची जगह थी उसको सीमेंटेड करवा लिया, पक्का करवा लिया। उसके लिए भी पूरी तरह से भाजपा के नेता और इनके ठेकेदार जिम्मेदार हैं, अधिकारी जिम्मेदार हैं। आंतरिक सड़कें, कॉलोनियों की जो इंटरनल रोड्स हैं, आज तक भी इन्होंने पक्की नहीं बनाई। बहुत सारी सड़कें आज तक इंटरलॉकिंग टाइल लगी हुई हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, पानी की सप्लाई नहीं होती है, और उन कई 100 गलियां हैं ऐसी जिनमें आज तक इस सरकार की कोई योजना नहीं है। हमारा हमारा नाला है जो मोहना रोड नाला, कई 6-7 करोड़ रुपया अब तक बताते हैं कि नाले के लिए खर्च हो चुका है, और नाला बीरबल की खिचड़ी बन गया है। आज तक भी नाले का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आप पीछे से जाकर देखिए, आकाश सिनेमा के पीछे से आप जाना शुरू करें, नाला कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो नाला जो एकमात्र पानी निकासी का साधन हुआ करता था, वो नाला नाली बन गया। उसको इतना छोटा कर दिया इन्होंने कि वो नाला नहीं रहा, वो नाली बन गया है। तो शहर में पानी की निकासी कहाँ से होगी? अब इन्होंने, जब पानी की निकासी नहीं हो रही, इन्होंने सीवर की सफाई का ठेका छोड़ा ही नहीं था, जो बारिश शुरू होने से पहले सफाई हो जानी चाहिए थी। मई में काम चालू हो जाता है सफाई का, सीवर लाइन का और नालों की सफाई का। मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, इन्होंने वो सफाई नहीं करवाई, और अब लोगों की सीढ़ियाँ तोड़ रहे हैं, लोगों के रैंप तोड़ रहे हैं। वो तोड़ के अब चुनाव आ गया सिर पे, तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सफाई करवा रहे हैं, जो एक एक व्यक्ति का 25-30 हज़ार रुपये का ये नुकसान कर रहे हैं। सीढ़ी टूटेगी, दोबारा बनानी पड़ेगी, रैंप टूटेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। जनता त्राहिमाम कर रही है। मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे इतने हज़ार का नुकसान नगर निगम के अधिकारी कर गए हैं, और हमारी बिना मर्जी के, बिना पूछे हम खुद हटा लेते, जेसीबी से सारा तोड़ गए और अपने चहेतों का छोड़ गए हैं। ये मिल्क प्लांट रोड पे हुआ है, अपने चहेतों का छोड़ गए, बाकी जनता का सब कुछ तोड़ गए। तो ये इनकी कार्यशैली चल रही है। हमारी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि दिन के समय में भी, जब पीक आवर्स भी नहीं होते, तब भी पूरे शहर में जगह जगह जाम लगा रहता है। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही कुर्सियां डाल के बैठे रहते हैं साइडों में, और इन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि यहाँ भी बैरिकेटिंग कर दो, वहाँ भी कर दो, जगह जगह बैरिकेटिंग करके रास्ते जाम करो। जनता परेशान होती है तो हुआ करे। इनका ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक ही फंडा है कि आप बैरिकेटिंग कर दो, अपने आप घूम फिर के लोग आएंगे। अब बस अड्डा मार्केट से आगे जो कट है, उसको परमानेंट इन्होंने बंद कर रखा है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप जेसीबी तक जाओगे, या ये यहाँ जो कट है, इस पे इतना ट्रैफिक रहता है, ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है। और जो इस पुल को बनाने की बात मूलचंद शर्मा जी कर रहे हैं कि हम ये पुल बना रहे हैं, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, विकास के काम करने चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग इस पुल पर आएंगे, पुल से चढ़ेंगे, बल्लभगढ़ के तो चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बल्लभगढ़ तो नीचे रहेगा, पुल के नीचे रहेगा। जो पृथला हलके के लोग आएंगे, वो उतरेंगे दशहरा मैदान के पास, सिटी पार्क के पास, और उनको फिर दिल्ली जाना है, क्योंकि अधिकतर लोग दिल्ली जाने के लिए ही जीटी रोड पे आते हैं, दिल्ली साइड या फरीदाबाद साइड जाने के लिए। जब उन्हें दिल्ली साइड, फरीदाबाद साइड जाना है, तो वो कैसे राइट टर्न लेंगे? उनको तो सीधे जेसीबी का कट से वापस आना पड़ेगा, ऐसे घूम के। और कोई भी आदमी इतना लंबा कट लेके क्यों यहाँ बल्लभगढ़ में घुसना चाहेगा? आप सोचिए, जरा सोचिए, गौर कीजिए
कि कोई आदमी आएगा और वो लंबा कट लेके फिर घूम के आएगा, तो वो बाईपास रोड से क्यों नहीं जाएगा पृथला विधानसभा का? वो बल्लभगढ़ में क्यों घुसेगा? पुल पे क्यों चढ़ेगा? वो दोबारा जेसीबी से घूम के आने के लिए वो पुल पे चढ़ेगा क्यों? वो तो बाईपास रोड से आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मूर्खतापूर्ण फैसला है। जब तक वहाँ अंडरपास नहीं बनाते तब तक इस पुल का फायदा बल्लभगढ़ के लोगों को तो है ही नहीं, पृथला के लोगों को भी होने वाला नहीं है। और इसकी वही हालत होनी है कि जैसे जीटी रोड के आसपास जो जाम रहता है उससे भी ज़्यादा जाम यहाँ बल्लभगढ़ के मोहना रोड पे लगने वाला है अगर इन्होंने अंडरपास नहीं बनाया। इसी तरह जहाँ जहाँ फुट ओवर ब्रिज बनने थे, जीटी रोड पे जो फ्लाईओवर बने हैं, इसमें इन फ्लाईओवर्स में ही इंक्लूड था जगह जगह अंडरपास बनना और फुट ओवर ब्रिज बनना। लेकिन कितने लोग कट के मर जाते हैं गाड़ियों से। हमारी सुभाष कॉलोनी, आदर्श नगर, अज्जी कॉलोनी के लोग, बहुत सारे लोग सड़क पार करते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं और उनकी जान चली जाती है। आप रिकॉर्ड निकलवा के देखिए, सैकड़ों लोग अब तक अंडरपास ना होने की वजह से, फुट ओवर ब्रिज ना होने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन मूलचंद शर्मा जी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। आज तक उन्होंने ना कभी किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करी इस मुद्दे पर, ना कभी मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर उन्होंने कोई मांग करी है, ना ही जनता को कोई इस विषय में आश्वासन दिया है, ना कोई समय सीमा तय की है मूलचंद शर्मा जी ने। अब तो चुनाव आ गया, अब तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब करेंगे तो बात झूठ ही साबित होगी, जैसे इनकी बाकी बातें साबित हो रही हैं। अपराध यहाँ चरम सीमा पर है। पूरे कॉलोनियों में अवैध शराब तो बिकी रही है, चरस, गांजा, अफीम, यहाँ वो सूंघने वाला नशा, आयोडेक्स वाला नशा, सुलोचन, जिन नशों के नाम हमने कभी हरियाणा में सुने नहीं थे, सिर्फ पंजाब के लोग नशा करते थे, नौजवान वहाँ के। आज हमारे बल्लभगढ़ का युवा नशे की चपेट में है और सारी कॉलोनियों में धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है, अवैध नशे के बाकी सामान बिक रहे हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है बड़ी बड़ी, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं सरेआम हाथ पैर तोड़कर लोगों के जा रहे हैं। अभी सुभाष कॉलोनी में भूदेव नाम के व्यक्ति के घर से 45 तोले सोना, चांदी, 2.5 लाख रुपया कैश चोर उड़ा कर ले गए और सीसीटीवी कैमरा में उनके चेहरे स्पष्ट आ रहे हैं। लेकिन आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये इशू मैं लूँगी बाद में, नगर निगम की बात करूँगी आपसे। इसी तरह हमारे परिवहन की अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। जो सरकारी सार्वजनिक यातायात के हमारे साधन होने चाहिए थे इंटरनल, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि अवैध बसें धड़ल्ले से चल रही हैं। लॉन्ग रूट की भी अवैध बसें चल रही हैं और शॉर्ट रूट की भी अवैध बसें चल रही हैं। और परिवहन विभाग का 12,000 लीटर डीजल का घोटाला सामने आया है, जिस पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, कोई कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, भाजपा का कोई नेता, कोई मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। वो घोटाले को पूरी तरह दबा दिया गया है। लेकिन आप उसकी तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि किसने इस घोटाले में अपनी जेबें गरम करी।
हमारे सरकारी अगर हम राशन वितरण की बात करें तो ज़्यादातर कॉलोनियों में मैं जा रही हूँ, लोग यही कह रहे हैं कि अनाज नाम मात्र का है, जो 5 किलो बताते हैं। हमने 5 किलो अनाज देना शुरू किया है। एक भी राशन डिपो वाला 5 किलो अनाज नहीं दे रहा है। कोई 2 किलो दे रहा है, कोई 3 किलो दे रहा है और कोई दे ही नहीं रहा। और बहुत लंबे समय तक बाजरा बढ़ता रहा है, आपने देखा है। तो राशन डिपो की प्रणाली भी बिल्कुल यहाँ के मंत्री के आने के बाद तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जो ये प्रणाली है राशन वितरण की, यहाँ मूलचंद शर्मा जी के टेक ओवर करने के बाद पूरी तरह राशन वितरण का काम ध्वस्त हो चुका है। आप जाकर पता कर लीजिए, कॉलोनियों में राशन बांटा ही नहीं जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयाँ हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है और सरकारी अस्पताल तो MLR काटने तक सिर्फ सीमित रह गए। हर आदमी को प्राइवेट रेफर कर देते हैं और बहुत सारे गरीब लोग जो प्राइवेट में नहीं जा पाते हैं, वो सफदरजंग जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ आज तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं बना पाई ये सरकार, जबकि जब चुनाव लड़ते हैं तो ये चिल्ला कर कहते हैं कि हम ट्रॉमा सेंटर लाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करेंगे। यहाँ की मॉर्चरी भी दम तोड़ रही है। यहाँ की मॉर्चरी की हालत ये हो गई कि मॉर्चरी की बिल्डिंग ऐसी हो गई कि वो ही गिरेगी। मॉर्चरी को भी एक प्राइवेट संस्था ने तरस खा के यहाँ की जनता पे अब उसको टेक ओवर किया है, वो उसको ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे लावारिस पशुओं का इतना बुरा हाल है, आप पूरे शहर में चले जाओ, हजारों लावारिस गाय और बिजार सड़कों पे घूमते फिरते हुए, गंदगी खाते हुए, कूड़े के ढेर पे बैठे हुए नजर आएंगे और उनको गौशालाओं में चारा मुहैया नहीं है। हमारे समय में हम कई लाख रुपया दिलवाया करते थे, प्राइवेट संस्थाओं से भी दिलवाते थे, लेकिन आज आप गौशाला की हालत जाकर देखिए। ये गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, आज इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आज सबसे बुरी हालत गौ माता की हो रही है। कूड़े कचरा खाने के लिए भी आपस में लड़ते रहते हैं और उस भूखे पेट जब खाना नहीं मिलता है पशुओं को, तो आम आदमी पे, निकलते बढ़ते हुए जनता पे वो अटैक करते हैं, सींग मारते हैं और लोगों को घायल करते हैं। 2 सेक्टर की एक महिला अग्रवाल समाज की, वो अपनी जान दे चुकी है अभी कुछ समय पहले। हरिविहार में भी ये भी हुआ है। तो ऊंचा गांव के एक महिला के दोनों हाथ टूट गए, गऊ ने ऐसे मारा, ऐसे गिरी, दोनों हाथ कई जगह से टूट गए। एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने सिर्फ ट्राउजर नीचे पहना हुआ था, ऊपर कुछ बनियान नहीं, कोई कपड़ा नहीं, पट्टियां बंधी हुई थी सारे में। मैंने पूछा ये क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुझे बिजार ने मारा है। तो जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो गुस्से में वो, फ्रस्ट्रेशन में वो जानवर लोगों पर हमला कर रहे हैं। सारे में गलियों में इनका गोबर नज़र आता है और कूड़ा कचरा ये लोग खाते हुए नज़र आते हैं। तो इन्होंने गौ माता की भी इन 10 सालों में जो बेकदरी करी है, हमने अपने राजनीतिक जीवन में वो बेकदरी गौ माता की देखी नहीं है। हमारे गौछी ड्रेन और गुड़गावा ड्रेन की हालत आप देखिए। गौछी ड्रेन उधर 22-23 संजय कॉलोनी मुजेसर साइड से इस तरह लबालब गंदगी से भरी हुई है कि आप देखेंगे तो उस पर भी एक ना एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी और कहीं भेजेंगे तो अवार्ड मिल जाएगा उसे। इतना बुरा हाल गंदगी का हो रहा है। हमारे बल्लभगढ़ को और पूरे जिले को गंदगी में भी इस सरकार ने नंबर 1 बना के रख दिया है। शहर के चारों तरफ आप चले जाइए, हर जगह टोल टैक्स, और टोल टैक्स भी आए दिन बढ़ा रहे हैं। जिस टोल टैक्स को हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी जजियाकर बताते थे, आज वो उसको बढ़ाए जा रहे हैं। हजारों रुपए आपकी जेब से चले जाएंगे
आप अगर किसी भी दिशा में जाना चाहेंगे, और कई बार तो ये होता है कि आपकी गाड़ी का डीजल उतना नहीं लगेगा जितना आपको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बस में जाना आसान है, अपनी गाड़ी लेकर जाना मुश्किल है। चारों तरफ इतना ज़्यादा टोल टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है। पार्कों की हालत, हमारे समय में हम लोगों ने बहुत शानदार पार्क बनवाए, ब्यूटिफिकेशन का भी काम किया, लेकिन इस सरकार के पास सौंदर्यीकरण नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ के नेताओं के दिमाग में, जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, उनके दिमाग में सौंदर्यीकरण का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पार्कों की बुरी हालत है, कॉलोनियों में जाकर देखिए, सेक्टरों में जाकर देखिए। सिटी पार्क को भी आप लेंगे तो इसकी दीवारें देखिए, टाइलें नीचे गिर रही हैं, सीमेंट नीचे गिर रहा है, कोई सफ़ेदी नहीं है। अंदर कूड़ा कचरा के लिए इन्होंने कोई इंतज़ाम करके नहीं रखा हुआ। और सिटी पार्क का जो फुआरा चौक है, आप उसकी हालत देखिए। फुआरा चौक पे मुझे नहीं लगता कि 10 साल में एक बार भी फुआरा चला। किसी ने चला है तो देखा है तो बताइए, आप तो पत्रकार है, दिन रात घूमते हैं। क्या 10 साल में फुआरा चौक का फुआरा एक बार भी चला है? उसमें खरपतवार पैदा हो रहे हैं, वेजिटेशन, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स अपने आप पैदा हो जाते हैं, अपने आप मरते रहते हैं। और भाजपा नेताओं ने अपने साइनेज लगाने शुरू कर दिए। उसमें भाजपा नेताओं के बोर्ड लग रहे हैं उस फुआरा सर्कल के अंदर, जो वो गोलांबर है, गोलांबर के अंदर भाजपा नेताओं के साइनेज के बोर्ड लग रहे हैं। ये इनका सौंदर्यीकरण का कंसेप्ट है भाजपा नेताओं का। हमने अपने कार्यकाल में 2 बड़े गेट बनवाए थे, प्राइवेट संस्थाओं से रिक्वेस्ट करके कि आप राजा नाहर सिंह द्वार और अग्रवाल विद्या प्रचारणी द्वार, 2 द्वार बने। आज उन गेटों की हालत देखिए, उनकी टाइलें निकल गई हैं, उनके ऊपर लोगों ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, उनके ऊपर पोस्टर लग रहे हैं, टाइलें निकली पड़ी हैं। लेकिन इस निकम्मी नाकारा सरकार से इतना नहीं होता कि जो काम हुए पड़े हैं उनको तो आप मेंटेनेंस कर दीजिए, उनकी तो आप रख रखाव कर लीजिए। तो आपके खुद के दिमाग में तो सौंदर्यीकरण नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन जो काम हुए पड़े हैं आप उनका रख रखाव भी नहीं कर सकते। तो किस मुंह से आप अपनी तारीफ करते हैं आए दिन? स्लम बस्तियों की अगर मैं बात करूं, स्लम बस्तियों में हमारी सरकार में एक स्लम डेवलपमेंट ग्रांट होती थी, जिससे हम टाइलें लगवाते थे, पानी की लाइन डलवाते थे, अन्य सुविधाएं देते थे। हमने स्लम बस्तियों में कम्युनिटी सेंटर भी बनवाए, प्राइमरी स्कूल भी बनवाए। लेकिन मैं मूलचंद शर्मा जी से पूछना चाहती हूँ कि आप कितनी ग्रांट आप लेकर आए हैं स्लम बस्तियों के लिए? अब तो 1 महीना रह गया आचार संहिता लगने के लिए, तो 1 महीने में आप सिवाय झूठी घोषणाएं करने की और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हमें ये अधिकारियों के द्वारा पता लगा है कि अब ये झूठ का पिटारा खोलने वाले हैं, जो आए दिन खोल रहे हैं। आए दिन जो झूठ का पिटारा खुल रहा है और झूठ का पिटारा ये लोग खोलने वाले हैं। 10 साल के काम तो पूरे किए नहीं, लेकिन अब इनको अपनी सरकार जब जाती हुई दिख रही है तो ये तरह तरह की प्लानिंग अधिकारियों को लेके बना रहे हैं कि कैसे भी करके हमें सत्ता तक पहुंचा दो और कोई भी योजना ऐसी लाओ, ऐसी बातें लिखो जिसे अब मैनिफेस्टो में डालें, जनता को एक बार फिर से तीसरी बार हम बहकाएं। लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, इनसे पूछिए आपने कितनी बार बढ़ाई? हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है, बल्लभगढ़ में अधिकतर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, मजदूर वर्ग रहता है। इन्होंने न्यूनतम मजदूरी तो बढ़ाई नहीं, बल्कि इन्होंने जो काम काज के घंटे थे, 8 घंटे हमारी सरकार में होते थे, इन्होंने बढ़ा के 12 घंटे कर दिए। 12 घंटे कर दिए इन्होंने। मतलब मजदूर को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं और बड़े जो पूंजीपति हैं उनको हर लिहाज से फ़ायदा पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला,
आज तक उस घोटाले में एक भी रुपए की रिकवरी हुई हो तो बताओ। ये मूलचंद शर्मा की नाक के नीचे बल्लभगढ़ का घोटाला है। एक भी रुपए की रिकवरी इन्होंने नहीं की है। हल्के फुल्के केस बनाए एक दो लोगों पर और वो आज सब खुले घूम रहे हैं, मौज मस्ती करते फिर रहे हैं और आज भी घोटालों का सिलसिला थमा नहीं है। अभी नीरज शर्मा जी ने घोटाला उठाया कि वार्ड नंबर 1 राजीव कॉलोनी में जो एक काम होना था 70 लाख का काम वो पहले मंजूर कर दिया। एक ही फाइल मूलचंद शर्मा जी के रिकमेंडेशन पर मंजूर कर दिया और दूसरी फाइल फिर से मूलचंद शर्मा जी की ही रिकमेंडेशन पर 50 लाख की फिर से पेश कर दी गई। इसी तरह तो ये घोटाले हुए जिनकी एक रुपए की भी रिकवरी नहीं है, लेकिन फिर से वो घोटालों का सिलसिला जारी है। फिर से वही काम शुरू कर दिया कि एक एक काम की कई बार पेमेंट हो रही है, कहीं स्पेसिफिकेशन में अंतर है, कहीं 5 करोड़ की जगह 50 करोड़ लिखा गया है, कहीं 27 लाख की टाइलों की जगह 6 करोड़ की बना दी गई है। 2-3 बार उन्हीं फाइलों पे साइन हुए हैं और लगभग 10-15 करोड़ के तो ऐसे चेक गए हैं जिनका नगर निगम के अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं है कि चेक किसके पास गए। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि चेक गए किसके पास है। तो नीरज शर्मा जी ने तो मूलचंद शर्मा जी को पत्र भी लिखा है। ये सारे कागज भी मेरे पास हैं, 2 फाइलें जो बनी हैं। तो मैं आप लोगों से आपके माध्यम से इस निकम्मी भ्रष्ट नाकारा सरकार से हिसाब मांगना चाहती हूँ उस 200 करोड़ का, उन जन सुविधाओं के अभाव का जिनसे जनता त्रस्त है। जनता की जेब का पैसा इन्होंने लूटकर अपने मकान, दुकान, होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, कॉलोनियां खड़ी करी और जनता यहाँ पीने के पानी के लिए भी तरस रही है। जनता सीवर लाइन ओवरफ्लो होने की वजह से बीमार हो रही है। पानी भराव की वजह से अपने काम पर नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। शहर में गंदगी का अंबार होने की वजह से लोग अस्पतालों में पैसे भर रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम आपके माध्यम से इनसे मांगना चाहते हैं। 10 साल का हिसाब मांगना चाहते हैं कि 10 साल में आपने जनता को सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं दिया, तो अब आपको वोट क्यों दिया जाए। अब तीसरी बार आपको वोट किस आधार पे दिया जाए। तो मेरा आप सबसे यही सबमिशन है। आप यहीं के रहने वाले हैं। काम क्यों नहीं हुआ है बल्लभगढ़? देखिए, काम इसलिए नहीं हो पाए कि मंत्री जी को फुर्सत नहीं है। हमारे मंत्री जी अपने होटल बनाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं। अपना जो इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य की देखरेख में भी तो समय देना पड़ता है ना। तो पूरा परिवार ही लगा हुआ है उसकी देखरेख में। राजनीति के नाम पे मंत्री जी के भाई घूमते हैं, वो भी गनमैन लेकर घूमते हैं, जबकि उनको कोई अथॉरिटी नहीं है गनमैन रखने की। मंत्री की पत्नी गनमैन रख सकती है, मंत्री के नाबालिग बच्चे गनमैन रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गनमैन नहीं रख सकता, ना ही कोई सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मूलचंद शर्मा के भाई ने हमेशा सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया है, हमेशा गनमैन लेकर साथ में चला है। ये अपने आप को मिनिस्टर से भी ऊपर बड़ा मिनिस्टर समझते हैं। तो मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए कि उनके पास क्या अथॉरिटी है
जब वो गनमैन और गाड़ी के लिए एंटाइटल्ड है ही नहीं, तो क्यों जनता में अपना रौब मारते फिरते हैं और झूठ बोलते फिरते हैं और अब लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, अब लोगों से माफिया मांग रहे हैं। मैं जाती हूँ बहुत सारे घरों में तो लोग कहते हैं कि मूलचंद शर्मा जी के भाई आए थे, वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, मंत्री जी अब तो माफ़ी मांग रहे हैं। तो काम इन्होंने नहीं किए, अपना विकास किया जो दिख रहा है, विजिबल है।